हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल क्या होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है ब्लड में, और अगर ये कम हो जाए या घट जाए तो किस किस कंडीशन में घटती बढ़ती है, क्या क्या हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वाइट ब्लड सेल यानी कि वाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट आर द कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड। ये जो होती है वाइट ब्लड सेल जो होती है इसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, जिसमें कलरलेस होती है, ये इसका कोई कलर नहीं होता, और इसमें न्यूक्लियर जो इसका न्यूक्लिएटेड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके बीच में जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो सम ऑफ द डब्ल्यूबीसी हैव ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि कुछ डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, बेस्ड ऑन द प्रेजेंट और एब्सेंट ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि बेस्ड। अब ग्रेन्यूल प्रेजेंट हैं, कुछ में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इन्हीं के बेस पर हमने इनको दो ग्रुप में बांटा है। ठीक है, तो कौन कौन से ग्रुप में बांटा है देखते हैं हम इसको। नंबर 1 पे है ग्रेनुलोसाइट, नंबर 2 पे है अग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट अग्रेनुलोसाइट क्या होता है? ग्रेनुलोसाइट वो होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जैसे ये कोई सेल्स है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो ये ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे, ये ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे, तो इसको जो बोलते हैं हम ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। और अग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, एक ये सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, बिल्कुल सिंपल होगा, ये बिल्कुल सादा होगा, जो आसानी से देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप में। ठीक है, इसे बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सी सेल्स आती हैं? न्यूट्रोफिल आती है, यूसिनोफिल आती है, बेसोफिल आती है। ठीक है, और अग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सी आती है भाई? मोनोसाइट आती है, लिम्फोसाइट आती है। तो ये 5 तरह की डब्ल्यूबीसी होती हैं जिन्हें हम डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट भी बोलते हैं, डिफरेंट ल्यूकोसाइट डीएलसी भी बोलते हैं। ब्लड रिपोर्ट में हम देखते हैं तो सबसे पहले इन्हीं पर हमारी नज़र जाती है। पहले तो जाती है टोटल डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, ठीक है, फिर हम डब्ल्यूबीसी डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब इसकी मार्फोलॉजी के बारे में। इसकी मार्फोलॉजी कैसी है, ये कैसी बनी हुई होती है। ठीक है, तो हम इसकी मार्फोलॉजी की बात करें तो न्यूट्रोफिल जो होता है, न्यूट्रोफिल स्मॉल ग्रैन्यूल इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो होते हैं इसके अंदर, जैसे कि ये डब्ल्यूबीसी है और ये इसमें ग्रैन्यूल्स है, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म होंगे बिल्कुल हल्के हल्के ग्रैन्यूल्स होंगे, बिल्कुल पतले पतले, तो ये जो होंगे स्मूल ग्रैन्यूल्स दिखाई देंगे इसमें। ठीक है, न्यूक्लिएटेड इज मल्टीलूप। अब ये न्यूक्लियस जो होता है ये मल्टीलूप होता है। ठीक है, ये मल्टीलूप होता है, ये 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है। ठीक है, ये मल्टीलूप होता है इसका। ठीक है, तो द नंबर ऑफ लूप्स इन द न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन द एज ऑफ सेल, यानी कि ये जो इसके अंदर ग्रेन्यूल्स हो, ये जो होते हैं न्यूक्लियस जो होते हैं, ये सेल की एज के अपॉन एज के आधार पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर यंगर सेल होगी, न्यू सेल होगी, तो उसमें कोई भी वो नहीं होंगे, नई नई सेल होगी तो उसमें कोई लूप नहीं होंगे, ज़्यादातर एक ही लूप होगा, लूप में बटा हुआ नहीं होगा, 1 या 2 होंगे। लेकिन अगर ओल्डर देन एन ओल्डर न्यूट्रोफिल होगी तो 2 से 5 लूप हो सकते हैं, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप। जैसे जैसे इसकी सेल की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लूप का आकार भी बढ़ता जाएगा, लूप का नंबर भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब न्यूट्रोफिल में 2 से 5 लूप होते हैं। अब इसका डायमीटर कितना होता है? डायमीटर होता है 10 से लेके 12 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। ठीक है, और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, कितने दिनों तक ये जिंदा रहती है? लगभग 2 से 5 दिनों तक ये जीवित रहती है। ठीक है, और इसकी परसेंटेज कितनी होती है, यानी कि ब्लड में कितनी परसेंट होती है? टोटल सेल की जो होती है लगभग 50 से 70% होती है, 50 से 70% ये होती है ब्लड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईस्नोफिल्स की। ईस्नोफिल्स क्या होता है? ईस्नोफिल जो होता है लार्ज ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो तो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये है। ठीक है, अब ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो इसमें जो ग्रेन्यूल्स होंगे थोड़े बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स होंगे, यानी कि इतने बड़े, लगभग जितने भी बड़े होंगे मतलब लार्ज ग्रेन्यूल होंगे। और इनका डायमीटर कितना होता है? डायमीटर होता है 10 से 14 डायमीटर इनका होता है। इसका डायमीटर लगभग होता है 10 से 14 माइक्रोन होता है। ठीक है, उसका लाइफ स्पैन यानी कि कब तक जिंदा रहती है? लगभग 7 से लेकर 12 दिनों तक ये जिंदा रहती है। अब इसकी परसेंटेज कितनी होती है, यानी कि कितनी परसेंट होती है? ये लगभग 2 से 4% होती हैं ये स्नोफिल। ठीक है,
अब हम बात करते हैं बेसोफिल की। बेसोफिल क्या है? बेसोफिल आल्सो लार्ज ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है, ये सेल हुई, ठीक है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हुआ, अब इसमें भी लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं, लार्ज ग्रेन्यूल होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस इज द बाइलूब्ड, यानी न्यूक्लियस जो होता है बाइलूब्ड होता है, इसके 2 लूप्स होते हैं, ठीक है, इसके होते हैं 2 लूप। इसका डायमीटर कितना होता है? डायमीटर लगभग 8 से लेकर 10 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। और कितनी परसेंट होती है? लगभग बहुत बहुत कम होती है। बेसोफिल तो बहुत कम होती है, 0.1% होती है लगभग, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? ये लगभग कब तक जिंदा रहती है? इसका लाइफ स्पैन लगभग 12 से लेकर 15 दिनों तक इसका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट क्या है? तो मोनोसाइट है लार्ज ल्यूकोसाइट। मोनोसाइट हैज लार्ज ल्यूकोसाइट विद डायमीटर ऑफ 14 to 18। ये जो है बहुत बड़ी ये जो WBC है, ये बहुत बड़ी WBC होती है, ठीक है, आसानी से माइक्रोस्कोप में दिख जाती है। इसका डायमीटर सबसे बड़ा होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं। और ये जो होती है द साइटोप्लाज्म इज क्लियर विदाउट ग्रेन्यूल, और ये जो होती है साइटोप्लाज्म में दिख जाती है आसानी से, इसके अंदर कोई ग्रेन्यूल नहीं होता। इसका ये जो होता है न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि बड़ी होती है तो इसीलिए न्यूक्लियस भी इसका बड़ा होगा। तो न्यूक्लियस इज राउंड, ओवल शेप, हॉर्स शेप आदि। न्यूक्लियस इसका कई तरह का हो सकता है, गोल भी हो सकता है, अंडे की तरह भी हो सकता है, और हॉर्स शेप की तरह भी हो सकता है, इस तरह से भी इसका ग्रेन्यूल्स न्यूक्लियस हो सकता है, ठीक है। और इसका अब लाइफ स्पेन कैसा होता है? लाइफ स्पेन जो कितना होता है? लाइफ स्पेन लगभग 2 से लेकर 5 दिन तक ये जीवित रहती है, और लगभग ये 2 से 6% पूरे ब्लड में होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट क्या होता है? तो लिम्फोसाइट ऑक्यूपीज द होल ऑफ द साइटोप्लाज्म टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, यानी कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है पूरे जो साइटोप्लाज्म होता है, ये दे सेल है, तो ये पूरा जो इसमें जो इसका जो होगा न्यूक्लियस होगा पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होगा, ठीक है, इसे ही हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। अब लिम्फोसाइट जो होती है भाई, 2 तरह की लिम्फोसाइट होती है, लार्ज लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट। लार्ज लिम्फोसाइट कौन सी होती है भाई? यंगर सेल विद डायमीटर, 10 to 12, यानी कि जब ये यंगर होगी, नई होगी सेल, और इसका डायमीटर 10 से 12 होगा, तो इसे लार्ज लिम्फोसाइट बोलेंगे। और स्मॉल लिम्फोसाइट ये ओल्डर हो जाएगी, यानी कि दिन ब दिन इसकी एज जो होती कम होती जाएगी, तो ये ओल्ड होती जाएगी, और इसका डायमीटर के साथ मतलब 7.10 इसका डायमीटर होगा, यानी कि डायमीटर भी इसका कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये हुई लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट जो है, अब लिम्फोसाइट को फंक्शन के आधार पर देखें, यानी कि डिपेंड अपन द फंक्शन, इसके फंक्शन के आधार पर देखें, तो ये 2 तरह की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होती है ये सेलुलर इम्यूनिटी होती है, और बी लिम्फोसाइट जो होती है ये ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब इसका लाइफ स्पैन होता है ये बहुत कम, यानी कि रोज बनती है, रोज मरती है, रोज बनती है, रोज मरती है। लगभग ये 12 घंटे से 10 से 12 घंटे तक, 12 घंटे से 24 घंटे तक जीवित रहती है, यानी कि पूरा आधा दिन या 1 दिन तक जीवित रहती है लगभग। और इसकी परसेंटेज की होती है, ये काफ़ी इसमें परसेंटेज होती है, लगभग 20% है, 30% होती है, ठीक है, ये लगभग 20 से 30% होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल, टोटल काउंट कितना होता है भाई? वाइट ब्लड सेल कितनी होती है टोटल? अब हम देखें तो ये जो हमने डिफरेंट ल्यूकोसाइट, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल की ये जो बात की है, तो अलग अलग उनकी परसेंटेज हो गई। अब टोटल WBC कितनी होती है पूरे उसमें? तो ये होती है लगभग एडल्ट में जो होती है पूरी जो होती है लगभग 4000 से 11000 क्यूबिक पर mm होती है, ठीक है, पर क्यूबिक mm होती है, ठीक है। अब ल्यूकोसाइट, अब बात करते हैं हम ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? जब WBC की रेंज बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है, 4000 से 11000 है, अब यहाँ पर हो जाती है जैसे कि 12000, 13000, 14000, तो ये जो होती है ये लगभग इसे बोलते हैं हम ल्यूकोसाइटोसिस। अब ये जो होता है ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन और पैथोलॉजिकल कंडीशन दोनों में हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि ल्यूकोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया क्या होता है? ल्यूकोपेनिया होता है जब WBC कम हो जाती है तब ल्यूकोपेनिया होता है। ये जनरली पैथोलॉजिकल कंडीशन में होती है, जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जब कोई चोट लग जाती है, या कोई कंडीशन यानी कि शरीर में कोई बैक्टीरिया घुस जाता है, इन्फेक्शन कर देता है, तब ये हो जाता है, ल्यूकोपेनिया हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, इसका क्या होता है? फिजियोलॉजिकल वेरिएशन की बात करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन जो एज के अकॉर्डिंग जो होती है, कैसे बढ़ती है, कितनी होती है, देखते हैं। तो ये जो है एज के अकॉर्डिंग बच्चे में जो होती है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके 1 साल तक लगभग इसकी काउंट होती है 20,000,
ठीक है, 20,000 काउंट इसकी होती है। और चाइल्ड में ऐसी जैसा बड़ा बड़ा होता जाता है बच्चा वैसे ही कम होती जाती है, वैसे भी WBC कम हो जाती है। तो अब चाइल्ड के एज में आएगा तो 15,000 हो जाएगी। फिर एडल्ट के एज में जब आएगा, पूरा मतलब एडल्ट हो जाएगा 17-18 साल का, तो 4,000 से 11,000 के बीच में WBC हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो होती है फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, कैसे कैसे घटती बढ़ती है, क्या होता है, तो देखते हैं। जब इंसान को सो जाता है आराम ले लेता है, तब WBC जो होती है कम हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, और जैसे ही उठता है ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। और इस्नोफिल, क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है ना, हमारा बॉडी उस समय काम नहीं करता बिल्कुल भी। जब बॉडी काम नहीं करती तो बिल्कुल रेस्ट लेती है, WBC भी रेस्ट लेती है। ठीक है, अब इमोशन, जब कोई इमोशन होता है, कोई रोता है या कोई हंसता है या किसी भी तरह की फीलिंग्स होती है, तो उसमें जो होती हैं WBC बढ़ जाती हैं। प्रेगनेंसी होती है उसमें WBC बढ़ जाती हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है फीमेल में, ये इसमें बढ़ जाती हैं। एक्सरसाइज कोई करता है, जिम कोई करता है, तब ये बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें पैथोलॉजिकल वेरिएशन की। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या क्या होता है, क्यों होता है, तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस, यानी कि इंक्रीज टोटल WBC। जब टोटल WBC जो होती है तब वो बढ़ जाती है, तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। ये कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब भी बढ़ जाती है, एलर्जी होती है, किसी शरीर में एलर्जी हो जाती है तब भी बढ़ जाती है, जब कोई कॉमन कोल्ड हो जाती है, थोड़ा बहुत झाड़ा लग जाता है तब हो जाती है, और ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, यानी कि TB हो जाती है, तब भी ये बढ़ जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज, यानी कि WBC बहुत ज़्यादा, एबनॉर्मल कंडीशन, यानी कि जो पता ही नहीं चला कि कितनी बढ़ रही हैं, एबनॉर्मल हो रही हैं बिल्कुल, लगभग 10 लाख के बराबर, लगभग जो होती है 10 लाख के बराबर बढ़ जाती है, यानी 4,000 से 11,000 के बाद हो जाती है, 10 लाख के बाद बढ़ जाती हैं, 10 लाख तक हो जाती है। टोटल तो होती है 4,000 से 11,000, और जब बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बढ़ जाएंगी तो पहुँचते पहुँचते लगभग 10 लाख तक पहुँच जाएंगी, तो वो ब्लड कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया में क्या होता है, जब WBC डिक्रीज हो जाती है तो ल्यूकोपेनिया हो जाता है जिसे। ये क्या होती है, एनाफिलाइटिक शॉक में भी हो सकती है, सिरोसिस ऑफ लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर में कोई इन्फेक्शन वगैरह, डिसऑर्डर ऑफ लीवर की कोई डिसऑर्डर हो सकता है, बीमारी हो सकती है पुरानी या वैसी भी कोई बीमारी हो जाती है, उसमें WBC कम हो जाती है। ठीक है, परनीसियस एनीमिया हो जाता है, थायराइड हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन कोई हो जाता है, तब जो हो WBC गिर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंट ल्यूकोसाइड, मतलब कौन कौन सी ल्यूकोसाइड घटती है, बढ़ती है, तो क्या क्या कंडीशन हो जाती है, कौन कौन सी डिजीज में कौन सी WBC घटती है, कौन सी WBC बढ़ती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पे न्यूट्रोफिल की। तो न्यूट्रोफिल में क्या होता है, न्यूट्रोफिल की बात करते हैं। न्यूट्रोफिल की बात करेंगे, जब इंक्रीज न्यूट्रोफिल बढ़ जाएंगी तो हम इसको बोलेंगे न्यूट्रोफिलिया। जब इंक्रीज बढ़ती है न्यूट्रोफिल, तो कौन कौन सी कंडीशन बढ़ती है, एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, इंजेक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल, यानी कि किसी ने, डॉक्टर ने या किसी ने इंजेक्शन लगाया, तब वो अगर शरीर में चला जाए, कोई बाहर से पार्टिकल इंजेक्शन के थ्रू चला जाए, कोई फॉरेन पार्टिकल, उसको मारने के लिए, उस बैक्टीरिया या उसको वायरस या जो भी जाता है उसे मारने के लिए न्यूट्रोफिल बढ़ जाती है। इंजेक्शन ऑफ वैक्सीन, जब कोई वैक्सीन देते हैं, कोई ऐसी वैक्सीन होती है बहुत पावरफुल, जिसे देने की वजह से भी ये वैक्सीन की देने की वजह से भी न्यूट्रोफिल बढ़ जाती है। अब न्यूट्रोफिल कम कैसे होती है, न्यूट्रोपेनिया जिसे बोलते हैं, न्यूट्रोपेनिया बोलते हैं। न्यूट्रोफिल कम हो जाएगी तो उसे न्यूट्रोपेनिया बोलेंगे। तो ये कौन कौन से कंडीशन में घटती है, तो भाई बोन मैरो का कोई डिसऑर्डर है उसमें भी घट सकती है, TB की बीमारी है उसमें भी घट सकती है, थायराइड हो जाता है तो उसमें भी बढ़ सकती है, विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, यानी कि विटामिन कम हो जाता है, विटामिन के होता है, विटामिन B होता है, फोलिक एसिड होता है, इसकी वजह से ये भी न्यूट्रोफिल यानी कि घट जाती है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं इस्नोफिलिया की। इस्नोफिल अगर बढ़ जाती है तो क्या क्या होता है, क्या कंडीशन में बढ़ता है। इस्नोफिल बढ़ती है भाई, अस्थमा में बढ़ती हैं, एलर्जी की कंडीशन में बढ़ती हैं, मलेरिया हो जाता है तब भी इस्नोफिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, स्कारलेट फीवर हो जाता है उसमें भी बढ़ जाती हैं। अब इस्नोपेनिया यानी कि इस्नोफिल जब कम हो जाती हैं तो कौन कौन सी कंडीशन में कम होती हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हो जाता है तब बढ़ जाती हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तब भी ये घट जाती हैं, और कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है तो उसमें भी घट जाती हैं। ठीक है, तो ये होती है घटने बढ़ने की प्रोसेस। अब बात करते हैं हम बेसोफिल की। बेसोफिल जब इंक्रीज हो जाती हैं इसे हम बोलते हैं बेसोफिलिया। तो बेसोफिलिया स्मॉल पॉक्स में बढ़ जाती हैं, चिकन पॉक्स में बढ़ जाती हैं,
पॉलीसाइथीमिया हो जाता तब बढ़ जाती हैं। और घटती कम है, ये स्किन का कोई डिसऑर्डर होता है, स्किन एलर्जी हो जाती है, स्किन डिसऑर्डर होता है, इससे दाग धब्बे हो जाते हैं, इन चीज़ों की वजह से स्किन का कोई भी डिसऑर्डर होता है तब बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं। और ये जो होता है स्ट्रेस, जब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है ये तब भी घट जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है यानी कि मोनोसाइट जब बढ़ेंगी तो मोनोसाइटोसिस जिसे बोलेंगे हम, तो ये टीबी की ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तब उस कंडीशन में ये बढ़ सकती हैं। सिफिलिस हो जाता है, फीमेल बीमारी होती है उसमें भी बढ़ जाती है। मलेरिया हो जाता है उसमें भी बढ़ जाती हैं। काला आजार होता है उसमें भी बढ़ जाती हैं। अब मोनोसाइटोपेनिया यानी कि जब मोनोसाइट जो होती हैं घट जाती हैं उसे मोनोसाइटोपेनिया बोलते हैं। ये कौन कौन से कंडीशन में घटती हैं भाई? एड्स हो जाता है तब घट जाती हैं, क्रोनिक लिम्फोइड होता है तब घट जाती हैं, ल्यूकेमिया हो जाता है तब घट जाती हैं, ठीक है। तो ये इन कंडीशनों में घटती बढ़ती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लिम्फोसाइटोसिस। अभी लिम्फोसाइटोसिस जो है डिप्थीरिया की कंडीशन में ये बढ़ जाती हैं, ठीक है। डिप्थीरिया की लिम्फोसाइट जो होती है जब बढ़ती हैं डिप्थीरिया की कंडीशन बढ़ती हैं। कोई इन्फेक्शन हेपेटाइटिस का हो जाता है तब बढ़ जाती हैं, लीवर का कोई इन्फेक्शन हो जाता है। माल न्यूट्रिशन होता है यानी कि माल जो हम खाते हैं पीते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो अच्छे से न्यूट्रिएंट मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, तब ये लिम्फोसाइट इंक्रीज हो जाती हैं। रिकेट्स हो जाती है बीमारी तब बढ़ जाती हैं। थायरोसिकोसिस हो जाता है तब बढ़ जाती हैं, ठीक है। और अब ये कम कब होती हैं इसकी बात करते हैं, तो एड्स में कम हो जाती हैं, होचकन डिजीज हो जाता है उसमें कम हो जाती हैं। रेडिएशन थेरेपी यानी कि रेडिएशन थेरेपी जो होती है, रेडिएशन जो हम देते हैं किसी भी कंडीशन में तब ये बढ़ जाती हैं। माल न्यूट्रिशन में भी ये घट जाती हैं, ठीक है। तो ये घटने की प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमने बात की WBC की। WBC क्या होता है, कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, तो ये WBC हुई, ठीक है। तो अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।